आज हम लोग फिजिक्स में वो भी इलेक्ट्रिक करंट में आगे बढ़ेंगे। पिछली क्लास से पढ़ाया गया था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें लास्ट में पढ़ाए थे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया था। अब रिमेनिंग जो बचा है आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज का टॉपिक पढ़ना है इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। देखिए जनाब, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक बैटरी होता है, इसको हम लोग सेल कहते हैं। हर सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, बाहरी रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग कैपिटल आर से दिखाते हैं, और सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग स्मॉल आर से दिखाते हैं। तो दुनिया में जितने भी सेल है, ड्राई सेल हो, लिक्विड सेल हो, इलेक्ट्रोलाइट वाला सेल हो, सभी सेल के अपने आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरोध होता है, जो उसके थ्रू फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, और इसके बारे में जानते हैं। जब हम लोग एक न्यू सेल खरीदते हैं, न्यू बैटरी खरीदते हैं, जो उसका अभी कुछ भी यूज नहीं किया गया हो, ऑन दैट मोमेंट उसकी जो अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, उसका वैल्यू बहुत लेस होता है, बहुत मिनिमम होता है। न्यू बैटरी का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत मिनिमम होगा, कम होगा, तब तो बहुत अधिक अच्छा काम करेगा, अच्छा बैकअप देगा, गुड वर्क टू बी डन। तो कहा जाएगा कि नहीं, ये न्यू बैटरी है इसलिए बहुत इंजन तुरंत स्टार्ट होता है, लाइट बहुत अच्छा जलता है। आप घर में बैटरी लगाते हो इन्वर्टर के थ्रू, तो बैकअप बहुत अच्छा रहता है। अगर लाइन कट गया तो दिन भर भी वो चलते रहता है, रात भर चलते रहता है। बट वही बैटरी, उसी सेल को अब जब आप बहुत यूज कर लेते हैं, लॉट्स ऑफ यूजेज है, तो धीरे 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 यूज करने के बाद उसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत बढ़ जाता है। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, और रेजिस्टेंस जब इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, तो उसमें वो प्रॉपरली गुड वर्क नहीं कर पाता है, उतने लॉन्ग लास्टिंग बैकअप नहीं दे पाता है। तो जनाब यहाँ पे हम समझना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के बारे में, तब समझेंगे हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से क्या समझते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स में आएगा। व्हाट डू मीन बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। ये बैटरी के लिए ही सब कुछ है। तो जनाब हम लोग पहले इसके बारे में जानेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो सेल के लिए होता है। सेल का अपना रेजिस्टेंस होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है, और जब न्यू सेल लेते हैं तो उसके रेजिस्टेंस की जब वैल्यू है बहुत मिनिमम होता है, उसका क्षमता बहुत कम होता है। देन मैक्सिमम करंट टू बी पास आउट। मैंने बताया था परसों क्लास में कि अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस बहुत है, उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम होगा, देन मैक्सिमम करंट टू बी फ्लोज, एंड इफ द रेजिस्टेंस इंक्रीजेज देन मिनिमम करंट टू बी फ्लोज। तो ये सारे बातें हम लोग को समझना है, मैं बताया था, उसी को लेकर के यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए फिगर समझिए, यहाँ पे मैं सिंपली एक सेल बना दिया है। सेल, इसको देखिए, ये क्लोज सर्किट है। तो इस सेल का जो ईएमएफ लिखे हैं, इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर से दिखा है। इसके अपनी जो रेजिस्टेंस है इंटरनल, उसको स्मॉल आर से, और इस सर्किट के थ्रू जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर से दिखाया गया है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो यहाँ पर हम लोग समझना है जनाब कि अगर न्यू सेल होगा तो ये आर का वैल्यू बहुत कम होगा, मिनिमम होगा। ये अगर सेल बहुत आप यूज कर लिए हैं, पुराना हो चुका है, ओल्ड हो चुका है, तो इसके आर का मान जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है, और जब आर का मान बढ़ जाएगा तो बहुत मिनिमम करंट फ्लोज करेगा। तब बोलते हैं कि वो ये बैटरी पुरानी हो चुकी है, बैकअप उतना नहीं दे पा रहा है।
तो यही इसमें काफ़ी अंतर डिफरेंसेस है न्यू सेल एंड ओल्ड सेल में। अब देखिए इस सेल को इस सर्किट से जोड़ दिया, ये के है, के मतलब स्विच, कुंजी, कुंजी है, स्विच है, ये आपका बाहरी रेजिस्टेंस कैपिटल आर है और ये आपका सर्किट हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैं इससे लाइन जोड़ा हूँ इस तरह से, ये जो लाइन बताता है इसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि किसी दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करना। प्लस वाले से और एक माइनस वाले जोड़ दिया गया, यहाँ पे वोल्टेज भी दिखाया गया है। तो इसके बारे में चर्चा बाद में करें, पर हमें चर्चा करना चाहता है इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। आखिर उसका आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो क्या है, कैसे वो काम करता है, किसको कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं बोलता हूँ कि लिख देते हैं, समझा देते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स। सेल के अंदर अगर लिक्विड सेल है तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी होता है और दो इलेक्ट्रोड्स होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और जो केमिकल होते हैं वो होते हैं। तो कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। उस सेल के इंटरनल जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं एंड इलेक्ट्रोड्स हैं वो जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड करते हैं, दर्शाते हैं, जो उसके थ्रू करंट फ्लोज को अपोज करते हैं, उसी को बोलते हैं उस सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको स्मॉल आर से दिखलाते हैं। अब जनाब देखिए द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर न्यू सेल इज वेरी लो, बहुत कम होता है, इसलिए बहुत मैक्सिमम धारा बहता है। बट इट्स वैल्यू गोज टू इंक्रीजिंग व्हेन इट टू बी मैक्सिमम यूज्ड। जब इसका बहुत ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं तो इसका वैल्यू जो है वो बढ़ने लगता है, इंक्रीजिंग कर लगता है। तो बोलते हैं कि बैटरी पुराना हो गया, बहुत कम। अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो मिनिमम करंट टू बी फ्लोज, बहुत कम करंट फ्लो करेगा। तो ये एक इस सेल के बारे में बताया गया। आगे है कि ये बहुत चीज़ पर डिपेंड करता है। सिंस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल मस्ट बी डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला है इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। अगर डिस्टेंस है, बैटरी का डिस्टेंस इलेक्ट्रोड्स का बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए, तो उसमें भी डिपेंड करता है। ज़्यादा होने और कम होने पर भी, मतलब एरिया बढ़ जाए, अगर एरिया बढ़ जाता है उसका तो रेजिस्टेंस बहुत घट जाएगा, और एरिया घट जाएगा तो रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। दूसरा है द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोड्स, कैसा नेचर है उसका इलेक्ट्रोड्स का, उस पर डिपेंड करता है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इमर्ज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। इफ एरिया इंक्रीजेज इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। एरिया अगर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस घट गया, एरिया घट गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो ये तमाम जानकारियाँ रहा आपको इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के बारे में। अब हम लोग जानेंगे इसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेस के बारे में कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल क्या होता है। तो हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर उसके बारे में समझाते हैं। अब देखिए हम लोग देखेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने कहा था कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल उसे कहते हैं जो हर सेल का अपना आंतरिक प्रतिरोध होता है, जो धारा प्रवाहित होती है उसको विरोध करता है, अपोज करता है। अगर वो सेल बिल्कुल न्यू हो, न्यू बैटरी हो, तो उसका स्मॉल आर का वैल्यू बहुत मिनिमम होता है एंड मैक्सिमम करंट टू बी फ्लोज। और वही अगर सेल मैक्सिमम टू बी यूज्ड, अगर वो पुराना हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, लोग बोलते हैं कि पुराना बैटरी हो गया, तो उस केस में उसका स्मॉल आर यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है बहुत काफ़ी बढ़ जाता है। और जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा देन मिनिमम करंट टू बी फ्लोज। तो बोलते हैं कि ये बैकअप नहीं देता अच्छा, ये अच्छा बैटरी काम नहीं कर रहा है क्योंकि वो ओल्ड हो चुका है। तो जनाब इस बात को समझते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है। अब है
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए ये ईएमएफ है, इस अपना सेल का ईएमएफ अपना है ईएमएफ, इसको बताया था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो सर्किट से जुड़ा गया है इसका अपना बाहरी रेजिस्टेंस आर है, इस सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो प्लस से और माइनस जुटा हुआ है, यहाँ पे वोल्टेज वोल्ट दिखाया गया है, इसको हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को भी से दिखाते हैं, जिसको मेजरमेंट करते हैं वोल्ट में हम लोग मापते हैं। तो जनाब यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि ये जो ईएमएफ है वो ईएमएफ है इस सर्किट के थ्रू धारा प्रवाहित करता है, करंट फ्लो कराता है। तो जब करंट फ्लो कराता है उस वक्त इस सेल का जो अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसके चलते जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो वोल्टेज होता है, जो पोटेंशियल होता है, वो वही ये मेजरमेंट करता है इसका टर्मिनल पोटेंशियल, जिसको डिफरेंस कर रहे हैं। और ये जो इसके वोल्टेज है यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करता है ड्यू टू देयर इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो वो टर्मिनल पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो इसके ईएमएफ से स्मॉल होता है। क्यों भाई? ईएमएफ तो उसका बैटरी का मेन उसका वैल्यू हुआ, ईएमएफ जो सप्लाई करेगा उसी के आंतरिक रेजिस्टेंस को, इंटरनल प्रतिरोध को ये मेजरमेंट करता है, मापता है कि कितना उसका आंतरिक वोल्टेज है इसके चलते। तो इसका जो ईएमएफ का वैल्यू है वो ऑलवेज इससे ग्रेटर होगा, ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि इसी बैटरी को ये मेजरमेंट कर रहा है। तो इतना ज़्यादा नहीं हो सकता है, उसको माप रहा है, मापने काम में माप एक यंत्र है। तो यहाँ पे समझना है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसी इलेक्ट्रोड से, यानी अगर इलेक्ट्रोड्स है उस इलेक्ट्रोलाइट का, उसके पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करता है, मापता है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे, इस बात को आसान है। नाउ द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स of a cell in a closed circuit. It is denoted by V and measured in volt. मैंने भी कहा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसी सेल के इलेक्ट्रोड्स के डिफरेंस को मेजरमेंट करता बताता है किसी क्लोज सर्किट में, और इसको दिखाते हैं V से, जिसका मेजरमेंट है यानी कि यूनिट है वोल्ट। अब आगे है द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल इज लेस देन द ईएमएफ। बोला था ना कि इस ईएमएफ से इसका वैल्यू जो है वो कम होता है, क्योंकि ये मेजरमेंट करता है उसके इलेक्ट्रोड्स को मेजरमेंट करता है, उसके पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है। तो ये हमेशा ये V जो है ईएमएफ से छोटा होगा, लेस देन द ईएमएफ ऑफ द सेल बाई, कितना कम है? तो बाई एन अमाउंट इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दियर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना कम है ईएमएफ से, तो कहता है कि उस इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू जितना पोटेंशियल में ड्रॉपिंग होता है। आप समझते हैं किसी सर्किट के थ्रू अगर रेजिस्टेंस आर है, मान लीजिए कैपिटल आर ये है, धारा आई बह रहा है, तो बोलेंगे इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, या इसके थ्रू पोटेंशियल कितना था? V इक्वल टू आई टाइम्स आर। ओ V इक्वल टू आई आर इसका पोटेंशियल होगा। तो इसका भी तो स्मॉल आर है इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके थ्रू जो पोटेंशियल कितना होगा? आई टाइम्स स्मॉल आर। तो ये जो पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज है, ये पोटेंशियल कितना इस ईएमएफ से कम होता है, कितना मिनिमम होता है? तो कहता है इक्वल द अमाउंट ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू दियर इंटरनल रेजिस्टेंस। जितना उसका इंटरनल रेजिस्टेंस के द्वारा पोटेंशियल होगा उसी के बराबर वो उसका वैल्यू होता है, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। मान लें कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ईएमएफ का वैल्यू उससे ज़्यादा है, तो आई टाइम्स आर जो है, आर तो रेजिस्टेंस है, वो निश्चित रूप से उसके करंट को अपोज करेगा। तो कितना अपोज करेगा? आई टाइम्स आर करेगा, इसको पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं। एंड दैट पोटेंशियल ड्रॉप मस्ट बी इक्वल टू द टर्मिनल पोटेंशियल
डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल वोल्टेज कहते हैं। तो इस बात को मेरे ख्याल से समझ में आ गया और सभी को कि टर्मिनल फिर समझाते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस of the cell is defined as is to be measured the potential difference between the electrodes of the cell। और वो पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो इक्वल अमाउंट होता है पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। उस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के द्वारा जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसके बराबर ये होता है। वो कितना होगा? I टाइम्स स्मॉल r। आप समझ जाइए कि EMF बड़ा है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा है। निश्चित रूप से EMF बड़ा होगा क्योंकि EMF एक बैटरी एक सेल है और उसके अंदर में पोटेंशियल ड्रॉप जो है IR के बराबर हो रहा है। और IR अगर बहुत मैक्सिमम होगा तो मिनिमम करंट फ्लो करेगा और मिनिमम होता क्या? मैक्सिमम करंट। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, समझिए लिखा गया है, आगे लिखे हैं हेंस द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल ऑलवेज लेस देन द EMF ऑफ द सेल। इस बात को याद रखिएगा, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल NCERT में भी है या पूछाता है क्वेश्चन बहुत है कि कौन बड़ा कौन छोटा है। तो इस बात को समझेंगे हम लोग और नीचे में लिखते हैं। अब देखिए नीचे में लिखेंगे, बताइए इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? स्मॉल r प्लस कैपिटल R लिखेंगे नीचे में। देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस स्मॉल r प्लस कैपिटल R। अब EMF E है तो उसके थ्रू करंट कितना फ्लो करेगा? तो जानते हैं V = IR होता है। समझ लेंगे। नाउ इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा आपका जनाब EMF बटा में R प्लस स्मॉल r। ये करंट फ्लो करेगा और जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो I टाइम्स स्मॉल r होगा जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, इक्वल अमाउंट होगा। उतना से घट जाएगा, उतना घट जाएगा किससे? EMF से, तो V के बराबर हो जाएगा। तब नीचे लिखेंगे हम लोग, नीचे लिख सकते हैं इसको। नाउ द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू EMF माइनस I टाइम्स R। लिख सकते हैं ऐसा क्यों? इस EMF का ही ये पोटेंशियल ड्रॉप है तो इसमें से इसको घटा देंगे तो V के बराबर होगा क्योंकि EMF इससे बड़ा है। तो EMF कितना होगा? इसमें जुटेगा तब ना EMF बराबर होगा। यहाँ से अगर EMF के बारे में लिखेंगे यहाँ से हम लोग तो इसको लिख सकते हैं EMF इक्वल टू V प्लस I टाइम्स R। तो आप देखिए कि EMF बढ़ा के V बढ़ा, निश्चित रूप से EMF बड़ा इतना टाइम्स बढ़ गया और इसे क्या हुआ? इतना में से इतना टाइम्स घट गया। तो ये आपका एक इक्वेशन हुआ इसके बारे में। इसको इक्वेशन हम लोग 2 कहेंगे। अब जनाब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। अब कहेंगे कि सर्किट में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे R है, EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है और I करंट फ्लो कर रहा है। ये हम लोग ऐसा करेंगे कि वी कंसीडर एन इलेक्ट्रिक सर्किट हैविंग EMF E, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, कॉमन लिख लेंगे फिर इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r एंड करंट I टू बी फ्लोज थ्रू दैट क्लोज्ड पाथ ऑफ द सर्किट। तो ये बातें हम लोग लिखें चाहे लिखें मन में समझते हुए हम लोग यहाँ पे इक्वेशंस लिखेंगे। तो इक्वेशन में ये कहा जाएगा कि बताइए कि पोटेंशियल जो डिफरेंस इस R के थ्रू कितना होगा? I करंट फ्लो करेगा, V इक्वल टू I टाइम्स R लिख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए
तो देखिए यहाँ लिखा गया नाउ फ्रॉम एबव फिगर व्हेन की बी क्लोज्ड, यहाँ की है इसको क्लोज कर दिया गया तो धारा बहेगा, करंट फ्लो करेगा। तो ओम्स लॉ के अनुसार हम लोग इस सर्किट का बात करें, सर्किट का इस बाहरी रेजिस्टेंस आर के लिए, तो क्या होगा V इक्वल टू आई टाइम्स आर हो जाएगा यहाँ पे। और आई आप निकाले हुए आई कितना था, तो आई था आई इक्वल टू था EMF बटा में आर प्लस स्मॉल आर। मान यहाँ रखेंगे, इन्हें देर फेंकेंगे यहाँ से V इक्वल टू EMF अपॉन आर इंटू आर, इतना हो जाएगा। यहाँ से हमको निकालना है वैल्यू किसका, स्मॉल आर का। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर निकालना है। तो यहाँ लिखा गया आई की जगह इसके मान को बैठा दिया मैं, ये वैल्यू देख लिया यहाँ से। अब जनाब इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले आओ, कितना होगा आर प्लस स्मॉल आर इजकल टू EMF अपॉन V इंटू आर। स्मॉल आर कितना होगा, आर कॉमन लीजिए, this is the required equation of the internal resistance of the cell जो आपको निकालना था। और एक क्वेश्चन से एग्जाम में पूछता है जो आपको यहाँ तक निकाल के दिखाना होगा, EMF माइनस V बटा में V इंटू आर। तो ये हम लोग का कंप्लीट क्वेश्चन हुआ। अब आगे पढ़ना है, इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ग्रुपिंग ऑफ सेल के बारे में। ग्रुपिंग ऑफ सेल तुरंत हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं। अब देखिए ग्रुपिंग ऑफ सेल जिस तरह से था, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, उसी सेल का भी कॉम्बिनेशन है, इसको बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल या ग्रुपिंग ऑफ सेल। इसका पहला कॉम्बिनेशन है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसमें हुआ कि n सेल्स को सीरीज में जोड़ दिया गया। देखिए ऐसे एक EMF हुआ, डॉट 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 n हो गया, क्या लिखेंगे n सेल, एंड दैट टू बी कनेक्टेड विथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, करंट I फ्लो कर रहा है। तो जनाब इसको कहेंगे कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट सेल कनेक्टेड विथ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेकेंड सेल, and the positive terminal of the second cell further connected with the negative terminal of the third cell, and dot dot so on with the external resistance R. Such type of combination is called a series combination. पहला सेल का धनात्मक इलेक्ट्रोड्स जो है वो दूसरा के ऋणात्मक से, दूसरा का पुनः धनात्मक है तीसरा के ऋणात्मक से, तीसरा का पुनः धनात्मक है चौथा के ऋणात्मक से। ऐसे अगर n सेल कनेक्टेड हो आपस में, देन सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। इसके बारे में लिखते हैं, लिखेंगे in case of series combination the positive terminal of cell connected with the positive terminal of first cell negative terminal of second cell as well as positive terminal
of second cell also connected with a negative terminal of a third cell and dot so on and out so on with a external resistance R। फिर यहाँ को मतलब है such a type of combination is called सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ये जनाब यहाँ पे सबका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर एन तक है। कितना होगा? एन टाइम्स आर हो जाएगा। यह लिखे नीचे में द इंटरनल रेजिस्टेंस is equal to NR. Therefore, total resistance R प्लस N टाइम्स R हो जाएगा। उसी EMF का होगा NF हो जाने से लिखेंगे नाउ द EMF है is equal to N EMF, क्योंकि N टर्म तक है तो सब कुछ निकल गया। तो करंट क्या फ्लो करेगा? करंट का होगा V बटा में V इक्वल टू आई आर। देयरफॉर करंट फ्लोज I इक्वल टू कितना होगा जनाब? N EMF बटा में R प्लस N टाइम्स R। दिस इज इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू दैट सर्किट। तो कुछ है नहीं, यहाँ पे एन सेल हैं, उसका एन इंटरनल रेजिस्टेंस है, एन ईएमएफ है, करंट ये हम लोग को होगा। अब यहाँ पे एक दो केसेज है, जैसे मान लीजिए स्पेशल केसेज। केस 1 में ये होगा जनाब कि व्हेन R इज ग्रेटर देन एन आर। लिखेंगे पहला में व्हेन या इफ R ग्रेटर देन एन आर देन अगर उससे बड़ा हो देन एन आर मस्ट बी नेग्लेक्टेड। तब करंट कितना होगा? I इक्वल टू एन EMF अपॉन R, क्योंकि वो हट जाएगा, एन आर हट जाएगा। फिर आएगा इफ एन आर ग्रेटर देन कैपिटल R देन R मस्ट बी नेग्लेक्टेड। उस समय कितना होगा? एन EMF बटा में एन आर, एन कट जाएगा तो बचेगा EMF बटा में R, ये हो जाएगा करंट। तो दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। अब पढ़ेंगे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। लिखेंगे पैरेलल नेक्स्ट।